इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कितने टाइप्स हैं एंड हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द डेटा। ठीक है, फ्रॉम द रॉ डेटा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से बनाया जा सकता है? अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाया जा सकता है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाया जा सकता है, कम्युलेटिव भी बनाया जा सकता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाया जा सकता है और रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हम किस तरह से ये कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, अनग्रुप डेटा को हम एनालिसिस के लिए डायरेक्टली ऐसे भी यूज कर सकते हैं, वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि किस तरह से हम इसे यूज करेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से बनाया जाता है और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि कभी कभी हम डेटा को अनग्रुप फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, और कभी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा को ग्रुप्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। यहाँ पे 25 स्टूडेंट्स का डेटा है, किसी क्लास में क्विज के मार्क्स हैं 1 से लेकर 5 तक के, मार्किंग हुई हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं 1 से लेकर 5 तक की सारी वैल्यूज हैं। हम क्या करेंगे कि इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का तरीका क्या होगा कि सबसे पहले आपने एक कॉलम बनाना है जिसमें आपने क्या करना है कि जितना भी आपके पास डेटा है आपने देखना है कि कौन कौन से नंबर्स जो हैं आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके डेटा सेट के अंदर। ठीक है, यानी 25 इंडिविजुअल्स का डेटा तो है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वैल्यूज बार बार रिपीट भी हो रही हैं। तो जो वैल्यूज यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं, सिर्फ वो वैल्यूज हम वंस जो है यहाँ पर इस कॉलम में लिख लेंगे। यानी कि 1 से लेकर 5 तक की वैल्यूज यहाँ पर थी, तो मैंने इस कॉलम में ऊपर मैंने मार्क्स लिखा और 1 2 3 4 5 ये मैंने लिख दिया। इसको मैं एक्स इसलिए कह रही हूँ, एक्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हर इंडिविजुअल के जो मार्क्स होंगे, हर इंडिविजुअल का जो डेटा है, जो भी है, सिर्फ मार्क्स नहीं, जो जिस चीज का भी डेटा है वो, तो हर इंडिविजुअल का जो डेटा है वो एक्स है। एक्स इज अ वेरिएबल एंड marks of the student vary from individual to individual. ठीक है, each data vary from individual to individual। हर तरह की रिकॉर्डिंग जो है वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल पे चेंज हो सकती है, तो इसलिए हम इसे एक्स कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो ऑब्वियसली हमने अब यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी मार्क करनी है, हर नंबर के अगेंस्ट इसकी फ्रीक्वेंसी मार्क करनी है। फ्रीक्वेंसी मीन्स कि हाउ मेनी टाइम्स 1 is repeated in the data set, how many times 2 is repeated in the data set, 3 4 5, हर नंबर को हमने देखना है कि वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है। सबसे पहले हम 1 को देखते हैं। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर भी एक क्रॉस लगाते रहते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि हमने कौन कौन से नंबर को काउंट कर लिया है। तो 1 2 हमने सिर्फ काउंट देखना है कि कितना काउंट हो रहा है, ये 3 एंड 4। तो हमारे पास जो डेटा सेट, जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 4। सही है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ गई 4। अब मैं देखूंगी कि 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है। सो 2 इज रिपीटिंग 1 2 3 4 5 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो मैं 2 के सामने लिख दूंगी 5, यानी 2 के अगेंस्ट इसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है जो कि है 5। नाउ 3 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So frequency of 3 is 9. We will write 9 against 3. Frequency of 4 is 1 2. It's simple counting, 3 4 5. So frequency of 4 is 5. We will write 5 here. Frequency of 5 is 1 2. अच्छा, अभी तो हमारे पास छोटा सा डेटा है, सिर्फ 25 स्टूडेंट्स का डेटा है। आप सोच रहे होंगे कि इस पे क्रॉस लगाने की क्या जरूरत है, हम वैसे भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन देखें, जब हमारे पास, मतलब प्रैक्टिकली हमने सोचना है कि जब हमारे पास कोई रियल टाइम एप्लीकेशन है और हमारे पास ये डेटा जो है वो ज्यादा है, ठीक है, तो फिर हम किस तरह से इसकी काउंटिंग करेंगे, किस तरह से देखेंगे कि किस नंबर की क्या फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, ये हमारे पास जो सबकी फ्रीक्वेंसी हमने लिखी है, इसे अब हम टोटल करेंगे। इससे हम एन भी कह सकते हैं इसके टोटल को। एन मीन्स एन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन दिस डेटा। ठीक है, डेटा में जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का की वैल्यूज हैं उसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस कोर्स में जहां जहां एन आएगा, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स।
और ये चूंकि समिशन है, ये चूंकि एफ का समिशन है यानी कि एफ का सम है, तो हम इसे समिशन एफ भी कह सकते हैं। और ये हमारे पास आ रहा है 25। समिशन एफ आपके पास वही आएगा जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, 25 का डेटा था तो मेरे पास समेशन एफ क्या आया है, 25 आया है। सही है। अब हम देखते हैं, ये तो हमारे पास होगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अगर आपसे कहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ तक काफी है। अब अगर आपसे ये कहा जाता है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कंस्ट्रक्ट करनी है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से बनाई जाएगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे कि आपने सबसे पहला वाला नंबर जो है वो यहाँ पर लिखना है एज इट इज यहाँ पर। ठीक है, अच्छा ये किस लिए हम कर रहे हैं, क्या पर्पस है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, वो मैं भी आपको बताती हूँ। पहले हम इसे बनाना देखते हैं कि किस तरीके से इसको बनाएंगे। ठीक है, 4 है। नेक्स्ट क्या होगा, 4+5, यानी कि आपने क्या करना है कि हर एक की फ्रीक्वेंसी जो है, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास आ रही है उसमें क्या करना है, नेक्स्ट की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी में प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 4 और करंट की फ्रीक्वेंसी है 5, यानी कि 4+5 से आ गया 9। ठीक है, नेक्स्ट में अब क्या करेंगे, इस 9 को इस 9 के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट क्लास या करंट इंडिविजुअल। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, 9+9, 9+9 हमारे पास आ जाएगा 18। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो किस तरीके से आएगी। अच्छा, यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी 18+5, ये ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस इंडिविजुअल प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट इंडिविजुअल। ठीक है, सो 18+5 इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब नेक्स्ट की क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस इंडिविजुअल, इट इज 23 प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट इंडिविजुअल इज इक्वल टू क्या है, 25। यहाँ पर जो हमारे पास टोटल आएगा वो हमेशा n की इक्वल आएगा। n हमारे पास क्या है, n आ रहा है 25, यहाँ पर आपके पास हमेशा 25 आएगा। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, कि यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है उसमें 4 ये 1 जो है इसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, 2 की लोकेशन क्या है, 3 की लोकेशन क्या है। अच्छा, इसके लिए इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरूरी है कि आप पहले इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। ठीक है, अच्छा आप मेरे साथ साथ वर्किंग करें, आप अपने नोटबुक और पेन अपने पास रखें और मेरे साथ साथ वर्किंग करें, तब आपको सही से समझ में आएगा। हम क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने क्या करना है कि हमने इस सारे जो हम वैल्यूज हैं इन्हें हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर। इसे हम यहाँ लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, यहाँ पर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, कौन कौन सी वैल्यूज हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। किस तरीके से लिखना है हमने, यहाँ से आपने वैल्यूज देखनी है, लेकिन अगर आप ये बना चुके हैं, कंस्ट्रक्शन हो चुकी है फ्रीक्वेंसी की, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। 1 जो है, अच्छा जितनी बार वैल्यू आ रही है आपने उतनी बार ही लिखना है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हम इसे लिख रहे हैं। आपने इसमें इट डजंट मीन कि वी विल मिस द वैल्यूज। ठीक है, आपने किसी भी वैल्यू को इसमें से मिस नहीं करना है। ठीक है, 2 अच्छा सॉरी 1 4 टाइम्स रिपीट हुआ है तो मैं 1 लिख लेती हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 2 है, 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 लिख लेते हैं। आपने इसको सीक्वेंस में लिखना है, 3 4 5। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है 3 आ जाता है, 3 जो है वो 9 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ जाता है, 4 जो है 5 टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5, और 5 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो 5 5 5। सही है, ये हमारे पास आ गया डेटा। आपने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, हम इसे डिसेंडिंग में भी लिख सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो मैंने जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है
इसके लिए मुझे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। अभी मैं आपको बताऊंगी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करेंगे तो फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से चेंज हो जाएगी। अभी हम सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके देख रहे हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या पर्पस है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, अब आप ये देखें, इस बात को जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आगे वीडियोस में ये चीज जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बार बार यूज हो रही होगी, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि कैसे आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को पिक करना है, कौन सी वाले ग्रुप की, किस इंडिविजुअल की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को आपने लेना है। यहाँ पर है 1 के अगेंस्ट जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है 4। इट मीन्स कि 1 जो है वो 1 से लेकर 4 तक की पोजिशंस पर लाई कर रहा है। ये देख रहे हैं आप लोग, 1 से लेकर 4 तक की पोजिशंस पर हमारे पास क्या है, 1 है। देखो 1 2 3 4, फर्स्ट 4 पोजिशंस जो है वो इसके पास है, 1 के पास है। ठीक है, इसी तरह से 2 को जब हम देखते हैं, 2 की फ्रीक्वेंसी, 2 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 9। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 से आगे आपने काउंट करना है, 5 से लेकर 9 तक की पोजीशंस इसके पास है, 2 के पास है। ठीक है, 5 से लेकर 9 तक की पोजीशंस, तो आप देखें 5 से लेकर 9 तक की पोजीशंस 2 के पास है। इसी तरह से नेक्स्ट है 18, 3 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 18। इसका मतलब यह है कि 9 से आगे काउंट करना आपने, 10 से लेकर 18 तक की पोजीशंस जो है वो 3 के पास है। ठीक है, 3 जो है वो 10 से लेकर 18 तक की पोजीशंस पर लाई कर रहा है। ठीक है, इसके बाद देखना है 4 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। कम्युलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 इज 23। इट मींस कि 19 से लेकर 23 तक की पोजीशंस जो हैं, देखें 19 से लेकर 23 तक की पोजीशंस जो है वो 4 के पास हैं। और फिर आ जाता है 5 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 है। इट मींस के 24th एंड 25th पोजीशन पर जो है वो 5 लाई कर रहा है। ठीक है, तो जब हमने किसी पॉइंट की, किसी डेटा की पोजीशन देखनी होती है, तो उसके लिए हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। ठीक है, आगे हम इसे किस तरह से यूज करेंगे, ये हम आगे आगे जब हम यूज करेंगे इसे फॉर्मूलाज में, तो फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से ये यूजफुल होता है। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि ग्रुप डेटा की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे, ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्रुप की शक्ल में किस तरह से लिखा जा सकता है, किस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन की जा सकती है। अब यहाँ पर कुछ डेटा है जो कि किसी शिपिंग रिकॉर्ड है। ठीक है, किसी शिपिंग रिकॉर्ड है फॉर अ सर्टेन डे। अब यहाँ पर जो हमारे पास जो डेटा आ रहा है ये इस वक्त रॉ फॉर्म में है। ठीक है, ये डेज बता रहे हैं कि और इसके लिए हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है। अच्छा, जब भी हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कितने ग्रुप्स बनाने हैं, या ये पता होना चाहिए आपको, या ये पता होना चाहिए कि एक ग्रुप में कितने पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे। आपने एक ग्रुप की विड्थ कितनी रखनी है, एक ग्रुप की लेंथ कितनी रखनी है। ठीक है, अब यहां पर हमें दिया है कि इंटरवल्स ऑफ 6 डेज, ये डेज में है ना डेटा, इंटरवल्स ऑफ 6 डेज, इसका मतलब ये है कि आपने हर ग्रुप में 6 डेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। किस तरीके से करते हैं अभी हम बनाते हैं इसको, फिर आपको क्लियर हो जाएगा ये कि किस तरीके से हमने बनाना है ये। ठीक है, अभी हम इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं, यहाँ पर मैंने कॉलम बनाया है क्लास इंटरवल का। ठीक है, इससे पिछले वाले में अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, वहां मैंने क्लास इंटरवल का वर्ड यूज नहीं किया, वहां मैंने डायरेक्टली जिस चीज का वो डेटा था वो कैटेगरी लिखी, मार्क्स लिखे और एक्स लिख दिया साथ में। यहाँ पर चूंकि मैं ग्रुप्स की शक्ल में बना रही हूँ, हम ग्रुप्स को क्लास इंटरवल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा जिसमें मैंने डेटा की लेवल ऑफ मेजरमेंट्स बताए हैं, तो मैंने बताया था कि कभी कभी मेजरमेंट्स हम इंटरवल्स की शक्ल में भी करते हैं। तो यहाँ पर हम अब इसको इंटरवल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंटरवल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, हमें इससे प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि हमें कहा गया था कि 6 डेज का इंटरवल आपने रखना है। 6 डेज का इंटरवल का मतलब ये है कि आपने हर ग्रुप में 6 का की लेंथ रखनी है। ठीक है, 1 से लेकर 6, नेक्स्ट क्या रखेंगे, 7 से लेकर 12 तक। ठीक है, 7 से लेकर 12 तक रखेंगे। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा, देखें 6 का रखे, 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 इसकी विड्थ है। इस तरह 7 से लेकर 12, यानी कि 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इसी तरह से अब हमने बनाना है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम बनाएंगे 13 से लेकर 18 तक।
ठीक है, तो देखें 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 का गैप हम इसके दरमियान में रख रहे हैं। इसे हम क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा फिर है 19 टू 24। 19 टू 24, अब यहाँ भी देखें कि 6 का ही इंटरवल हमारे पास बन रहा है, 6 डेज का ही इंटरवल बन रहा है। लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 25 से लेकर 30 तक। ठीक है, यानी कि 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। हर इंटरवल में हमने 6 डेज का की विड्थ रखी है। ठीक है, इक्वल इंटरवल रखा है। सही है, ये इक्वल रखना बहुत जरूरी है। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो फिर किस तरह से मेस क्रिएट होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी कि किस तरीके से अनग्रुप डेटा, अगर ग्रुप डेटा में हम ये विड्थ को इक्वल नहीं रखेंगे तो उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज उसके हो सकते हैं ड्यूरिंग एनालिसिस। अच्छा, अब हम देखते हैं, अ, अब हमने बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पिछले वाले की फ्रीक्वेंसी काउंट की थी, बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। किस तरीके से? वहां पर हमने एक नंबर की फ्रीक्वेंसी देखी थी, हमने कहा था कि 1 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है। यहाँ पर हमने पूरे ग्रुप की फ्रीक्वेंसी देखनी है कि 1 से लेकर 6 तक के कितनी वैल्यूज इस डेटा के अंदर, यानी कि हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबको काउंट करना है और उसका काउंट यहाँ लिखना है। ठीक है, अच्छा एक कॉलम मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा बनाया है, उसे कहते हैं टेली बार का कॉलम। टेली बार का कॉलम हम बनाते हैं किस लिए? अपनी काउंटिंग के लिए। किस तरह से बनता है ये कॉलम, ये भी अभी मैं आपको बताती हूँ। अभी हम देखें, हम यहाँ पर इनको काउंट करना शुरू करते हैं, इन वैल्यूज को। हम देखेंगे 1 से लेकर 6 तक कितनी वैल्यूज इसके अंदर आ रही हैं। 1, अच्छा एक क्रॉस में यहाँ लगाती जाऊंगी और एक में बार यहाँ लगाती जाऊंगी। 1, ठीक है, फिर क्या आ जाता है? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबको काउंट करना है हमने। 2, सही है, एक बार मैं यहाँ लगाती जाऊंगी, टेली बार बन रहा है हमारा। फिर है 3। ये तब यूजफुल होता है टेली बार का कॉलम जब वैल्यूज हमारे पास बहुत ज्यादा होती है, डेटा हमारे पास ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हमारे पास कोई भी वैल्यू इसमें लाए नहीं कर रही, आई थिंक 4 है, 6 है, 13, 11, 11, 25। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 3, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखेंगे 3, इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 3। जरा सही से लिख लेते हैं, 3 फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट की फ्रीक्वेंसी जो है वो देखेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट की फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ रही है। ठीक है, जैसे हमारे पास 7 से लेकर 12 तक का जो ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आती है, तो हम यहाँ पर काउंट करते हैं। हम यहाँ पर भी अच्छा इसमें अगर आपसे कोई मिस्टेक हो भी जाती है, कोई नंबर अगर मिस भी हो जाता है, तो हमने चूंकि टेली बार भी बनाया है और यहाँ पर भी हम कट लगाते जा रहे हैं, इससे भी पता चल जाएगा। इसके अलावा आपको इस तरह से भी पता चल सकता है कि आपका जो एन आएगा ना वो पूरा नहीं आएगा। जितने इंडिविजुअल्स का डेटा है ना, एन की वैल्यू उससे कम या ज्यादा आएगी, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो 1 हो गया, इसके 7 से 12 तक है तो ये भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। 2, यहाँ भी बार बनाते जाएंगे। 2, थोड़ा सा क्लोज बना लेते हैं, जगह कम है हमारे पास। 2, ठीक है, फिर है 3 एंड 4, तो यहाँ पर हम लगाते हैं 3, 4, फिर है 5। अच्छा 5 जब आ जाएगा तो आपने इस पे क्रॉस लगा देना। 5 के ग्रुप्स की शक्ल में हम ये बनाते हैं टेली बार, ताकि काउंटिंग में आसानी हो। बाद में फिर हम ये लाइंस तो नहीं गिनेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, बार हम गिनने की बजाय क्या करेंगे, 5 के ग्रुप्स बनाएंगे। तो 5 हो गया, फिर है 6। अब इसके लिए अलग से बनाएंगे, हम यहाँ नीचे बना लेते हैं 6, और 7 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, कोई वैल्यू मिस तो नहीं हुई हमसे। आ, हमने ये वाली मिस कर दी है, ये वाली 8, 8। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल हमारे पास बन गए हैं वो कितने बन गए हैं? 8। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आई है वो 8 आई है। सही है, अब हम नेक्स्ट काउंट करते हैं, 13 से लेकर 14 तक की वैल्यूज को काउंट करते हैं। अच्छा, टेली बार का कॉलम इस तरह से आप लोग कंप्लीट कर लेना है। अब हम ऐसे करते हैं कि डायरेक्ट वैल्यूज देखते रहते हैं। 13 से 18, सॉरी, तो 1, 2, 3, 3 और 4, 4।
टोटल वैल्यूज 4 है, 13 से 18 तक की, ये भी है 5। तो हमारे पास टोटल वैल्यूज क्या आ गई हैं, 5 आ गई हैं यहाँ पे, ठीक है, 5 वैल्यूज आ गई हैं। इसके बाद 19 से 24 को काउंट करते हैं। 19 से 24 आप लोग काउंट करेंगे, आप लोग यहाँ पर काउंट कर लें, मैं पहले काउंट कर चुकी हूँ, तो ये मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी 4। सही है, यहाँ पर आ जाएगा 4। इसके बाद नेक्स्ट की जो, अच्छा 25 से 30 का इंटरवल मैंने बना लिया था, लेकिन मैंने देखा कि अभी 25 से 30 तक की कोई वैल्यूज इसमें नहीं है, तो आप चाहें तो इस इंटरवल को ना लिखें, और अगर आपने गलती से लिख लिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी। ठीक है, कोई भी वैल्यूज ग्रुप में लाई नहीं कर रही, तो हम इसमें से इसको हटा देंगे, निकाल देंगे। अच्छा, ये हो गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी। इसका जब आप टोटल करेंगे, यानी कि एन जब आप इसका निकालेंगे या समेशन एफ निकालेंगे, तो एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इसकी 20। ठीक है, टोटल हमारे पास आ रहा है इसका 20। अब हम देखते हैं कि इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकाली जा सकती है। अब हम इसी टेबल के अंदर फ्रीक्वेंसी की डिफरेंट, जो मैंने आपको बताया था ना कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह का कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, तो ये सारी मैं इसी के अंदर बताऊंगी। अब इसमें फ्रीक्वेंसी मैंने बना ली, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बाद अब मैं बनाऊंगी इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप बना चुके हैं, उसी तरीके से बनेगी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले बना लेते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले हम बना लेते हैं कैसे बनते हैं, फिर मैं इसका पर्पस बताऊंगी कि किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि आपने हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पर डिवाइड करना है, हर ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पर डिवाइड करना है। ये बेसिकली आपको बताएगा कि कितने पोर्शन जो है या कितना परसेंट डेटा जो है वो इस ग्रुप से है, इस ग्रुप में लाए कर रहा है, इस डेटा का कितना परसेंट इस ग्रुप में लाए कर रहा है, रेशो बता रहा है। ठीक है, इस ग्रुप का कितना परसेंट इस सेकंड ग्रुप में लाया कर रहा है, इस डेटा का कितना परसेंट थर्ड ग्रुप में लाया कर रहा है, और इस डेटा का कितना परसेंट फोर्थ ग्रुप में लाया कर रहा है। तो हम पहला वाला लिख लेते हैं। पहला वाला हमारे पास आएगा 3/20 से हमारे पास आ जाता है, 3/20 से हमारे पास आ जाता है 0.15। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और चाहे तो 0.15 लिखते हैं। सही है। अच्छा, नेक्स्ट वैल्यू हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 8 है, तो हम लिखेंगे 8/20। ठीक है, 8/20। सही है। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/20, 5/20। नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 4/20, 4/20। ठीक है। अच्छा, आप अगर इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, जैसे मैंने 0.14 लिखा है, इसी तरह से इसकी वैल्यू आती है 0.4, इसकी वैल्यू आती है 0.25, और इसकी वैल्यू आती है 0.2। आप जब इसका सम करेंगे ना, तो इस सब का जो सम आएगा वो 1 के इक्वल आएगा, जो टोटल आएगा। क्योंकि आखिर में देखें ना, वैसे भी देखें आप, अगर तो 20/20 आप करेंगे तो 1 आएगा वैसे भी, और आप इसको टोटल भी करके देख सकते हैं कि इन फ्रैक्शंस को अगर आप ऐड कर लें, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो सम है वो हमारे पास 1 के इक्वल आता है, 1 के इक्वल आते हैं। सही है। अच्छा, अब हम देखते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप इससे पिछले वाले अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी कर चुके हैं, दोबारा से बना लेते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले की आ जाएगी 3, पहले की 3 हो गई, सेकंड की क्या हो जाएगी, 3+8 हो जाएगी। ठीक है, 3 प्लस ये वाला 3 और ये वाला 8, ये आपने ऐड करना है। तो 3+8 से हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, 3+8 से हमारे पास आ जाएगा 11। नेक्स्ट की फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। अब इस 11 को इस 5 में ऐड करना है, तो नेक्स्ट की फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 11+5। अच्छा, डायरेक्ट लिख लेते हैं, 11+5 हमारे पास 16 आ जाएगा। ठीक है, और 16+4 से हमारे पास आ जाएगा 20। जैसे लास्ट उसमें जैसे हमने अनग्रुप्ड के लिए बनाया था, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी, उसमें भी आपने देखा था कि लास्ट वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि पोजीशन को बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 17 से लेकर 20 तक की पोजीशंस जो हैं वो इस ग्रुप के पास हैं। ठीक है, देखें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अब यहाँ किस चीज को शो कर रहे हैं, 3 मीन्स के 1 से लेकर 3 तक की पोजीशन, यानी कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन जो है वो इस ग्रुप के पास है डेटा सेट के अंदर, अगर डेटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। फिर 3 के बाद आपने काउंट करना है 9, 4 से लेकर 11 तक की पोजीशंस जो है वो इस ग्रुप के पास हैं। 12 से लेकर 16 तक की पोजीशंस इस ग्रुप के पास हैं, और 17 से लेकर 20 तक की पोजीशंस जो है वो फोर्थ ग्रुप के पास हैं। ठीक है, लास्ट ग्रुप को मैंने निकाल दिया था क्योंकि उससे कोई भी डेटा उस ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा, तो मैंने उसको निकाल दिया था उसमें से। अगर लिखना चाहते हैं तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी भी 0 आगे उसके लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, डेटा अगर असेंडिंग ऑर्डर में ना हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो,
फिर हम क्या करते हैं, फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से बनाते हैं। अच्छा, ये जो हमने असेंडिंग ऑर्डर की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है ना, इसे हम कहते हैं लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये होती है लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऐसे। और जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के डिसेंडिंग ऑर्डर में देखो पोजीशन बदल जाएगी। जो 19 से 24 वाला ग्रुप है ये शुरू में आ जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या जो भी पोजीशन है वो उन इसके पास आ जाएंगी। ठीक है, तो ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट करना है कहां से, फाइनल पोजीशन से, 20 से। जितनी आपके पास वैल्यूज है वहां से आपने स्टार्ट करना है। आपने कहना है कि मेरे पास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले ग्रुप की है वो है 20। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 20। सही है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, 20 में से आपने क्या करना है, जो प्रीवियस वाले की फ्रीक्वेंसी है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 20 माइनस 3 करना है यहां से, ये। ठीक है, आपने क्या करना है, 20 - 3 यहां पर 20 - 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास बनेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी 20 - 3 से हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 17, लिखते हैं यहाँ पर आ जाएगा 17। ठीक है, 17 आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 में से अब आपने 8 को माइनस करना है और इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। यानी कि 17 - 8 जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9। ठीक है, और फिर 9 - 5 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। सॉरी, 17 माइनस हम, अच्छा ठीक है, 17 - 8 किया तो हमारे पास आ गया 9। फिर 9 - 5 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे बनेगा ये। अब आप ये देखें ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले अब ये यहां से शुरू होगा। अब ये देखो, अब ये चूंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है तो 4 है, जिसका मतलब है कि फर्स्ट 4 पोजीशंस जो हैं जो है वो इस ग्रुप के पास है। ये यहां से स्टार्ट करेंगे हम, फर्स्ट 4 पोजीशंस इस ग्रुप के पास है। डिसेंडिंग ऑर्डर में तो बड़ी वैल्यूज शुरू में आ जाएंगी। फर्स्ट 4 पोजीशंस इस ग्रुप के पास हैं, फिर 5 से लेकर 9 तक की पोजीशंस इस ग्रुप के पास हैं, फिर 10 से लेकर 17 तक की पोजीशंस इस ग्रुप के पास हैं, और 18 से लेकर 20 तक की पोजीशंस इस ग्रुप के पास हैं। ठीक है, ये हो गया है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, जिस तरह से हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है बिल्कुल वैसे ही हम रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी को टोटल पर डिवाइड किया था, 20 पर, हर फ्रीक्वेंसी को 20 पर डिवाइड किया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का रेशो निकालना है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को 20 पर डिवाइड करते जाएंगे। जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास आई है इसको 20 पर डिवाइड करते जाएंगे, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 20, फिर आपके पास आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 20, और नेक्स्ट में आपके पास आ जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है लास्ट के, 20 डिवाइडेड बाई 20, तो आपके पास आ जाएगा 1, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना भी सीखी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना भी सीखी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरह से बनाना सीखी, अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो फिर किस तरह से बनाएंगे, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में तब किस तरह से बनाएंगे, और हमने रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनाना सीखा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास बाउंड्रीज जो है वो किस तरह से, अगर आपको कोई ग्रुप्स दिए हुए हैं तो उसमें से आप क्लास बाउंड्रीज को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, और क्लास में से एक्स की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी। आपने अनग्रुप डेटा में देखा था, अनग्रुप डेटा में एक्स की वैल्यू मैंने किसे कहा था, जो मैंने वैल्यूज दिखी थी अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में उसे मैंने एक्स कहा था। अब जब ग्रुप डेटा है तब हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।